नाज़रीन, दुनिया में भूचाल आया हुआ है। मजीद जंगें, मजीद क्राइसिस, नए अलायंसेज और हर तरह के नए क्राइसिस, तिजारत से लेकर इकोनॉमी से लेकर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से लेकर और सैंक्शन से लेकर मल्टी लेयर्ड जो क्राइसिस हैं वो दुनिया को हिट कर रहे हैं। प्यूटन की जानब से अरब्स को तारीखी ऑफर कर दी गई है। एक बहुत बड़ा वाकया हो सकता है। प्यूटन की जानब से अरब्स को अलायंस की और कॉपरेशन की ऑफर जो है वो कर दी गई है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। व्हाइट हाउस जो है वहां पर मीटिंग हुई है और उसमें जो टोनी ब्लेयर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जिन्होंने बुश के साथ मिलकर इराक में हिस्सा लिया था, वो इस मीटिंग के अंदर जब वो शरीक है और वो पूरी तरह से शामिल हैं गजा में जो जीएचएफ है और वो सारा, तो टोनी ब्लेयर उसमें शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने ब्लेम किया है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को कि वो सूरत हाल को सिविल वॉर की तरफ लेबनान में धकेल रहे हैं। और गजा में विदाउट एनी सिंगल मोमेंट वहां पर बॉम्बिंग हो रही है। खाने, स्टारवेशन, बीमारियां, मेडिकल बेतहाशा मसाइल हैं और कोई ऐसा सिंगल मोमेंट ऑफ रिलीफ फलस्तीनियों के लिए नहीं है। और ये सब अरब वर्ल्ड की, मिडिल ईस्ट की और दुनिया की आंखों के सामने होता चला जा रहा है। अल्टीमेट पॉलिसी इनके पास क्या है, यह समय से बात आ रहा है। और फ्रांस जो है वो प्रिपेयर कर रहा है डॉक्टर्स को और मजीद मेडिकल स्टाफ को फॉर वॉर, यानी डॉक्टर्स बकायदा और मेडिकल स्टाफ भर्ती किया जा रहा है जंग के लिए। जो जख्मी सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। यह कितनी अजीब बात है कि फ्रांस, क्या मतलब डॉक्टर्स, और वो भी जंग के लिए। तो यूरोप में अगर आप देखें तो वहां पर असलहा की फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, बंकर्स बनाए जा रहे हैं, स्टोरेज की जा रही है। तो ये बड़ी अजब सी बात है और ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। और आज फ्रांस से ये खबर है कि वो डॉक्टर्स, और डेनमार्क ने समन किया है अमेरिकी एम्बेसडर को कि वो ग्रीनलैंड के अंदर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसको हासिल करने की जो कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो मल्टी लेयर क्राइसिस जो है इस वक्त दुनिया से हिट कर रहा है और इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ जो वो लागू हो चुके हैं। और अब इंडिया ने फैसला करना है कि क्या वो पीछे हट जाएगा या फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो इंडिया इस ग्लोबल चेस बोर्ड का बहुत बड़ा प्लेयर है जो अमेरिकन एम्पायर को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो इंडिया ने फैसला करना है। अच्छा जी, आगाज हम करते हैं जो बहुत बड़ी खबर है। प्यूटन ने अपने हाथ से एमबीएस को खत लिख दिया है और इसमें उन्होंने इत्तेहाद ऑफर कर दिया है अरबों को। एक तो अक्टूबर के अंदर जो अरब लीडरशिप है उसको ऑलरेडी प्यूटन यानी दावत दे चुके हैं। अक्टूबर में मीटिंग होने जा रही है, तमाम अरब लीडरशिप वहां पर जाएगी। लेकिन अब उन्होंने अपने हाथ से एमबीएस को खत लिख दिया है। सऊदी अरेबिया से ये बात कंफर्म हो रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिसीव्ड अ रिटन मैसेज फ्रॉम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिगार्डिंग द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो देखिए, अरबों ने फैसला ये करना है। एक ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन जब था तो मिडिल ईस्ट में उसकी मुकम्मल एक सपोर्ट होती थी अपने मुल्कों के लिए जो उसके इत्तेहादी थे। लेकिन फिर एक यूनिलैटरल वर्ल्ड जो है वो इमर्ज हुई और अमेरिका ही उसमें सब इख्तियार और ताकत उसके पास थी। तो मिडिल ईस्ट की ये हुकूमतें जो है, अरब वर्ल्ड जो है वो अमेरिका को लेकर आई ऑन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन और वहां पर अड्डे बने। और ये एक अलायंस था अगेंस्ट ईरान, सो कॉल्ड थ्रेट ऑफ ईरान, के हमें ईरान से खतरा है। खैर वो वक्त गुजर गया, जैसा तैसा भी था, वो वक्त गुजर गया। अब ईरान से इनको कोई खतरा नहीं है। वो खतरा जो वैसे ही सो कॉल्ड था, अब तो वो खुद कहते हैं कि ईरान के साथ तो दोस्ती है, चाइना दरमियान में सालिस है और ईरान के साथ मुलाकातें सारा कुछ, तो ईरान से कोई खतरा नहीं है। तो असल खतरा तो हमेशा से इजराइल से था और आज ये खतरा बिल्कुल वाजे है। और वो इजराइल जिसको मुकम्मल अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और एक ऐसी ताकत जो बेकाबू है, जो रैकलेस है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इनकी रियासतों को खतरा ईरान से नहीं है, अब इनकी रियासतों को असल खतरा जो हमेशा से था लेकिन अब तो बिल्कुल वाजे है, वो इजराइल से है। और अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर चेक लगाने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। तो अब इनको फैसला करना है कि क्या ये अब दूसरी तरफ मूव होंगे, क्या रशिया की तरफ, चाइना की तरफ ये मूव होंगे। तो ये बहरहाल इनको बहुत बड़ा फैसला करना है। वैसे मेरे सामने एक रैंडम स्टेटमेंट आई प्यूटन की कुछ अर्सा पहले की। हु गेव नेटो द राइट टू एग्जीक्यूट कद्दाफी? ये प्यूटन सवाल उठा रहे हैं। लिबिया वॉज द ओनली डेट फ्री नेशन ऑन अर्थ। प्यूटन कह रहे हैं कि लिबिया वो दुनिया का वाहिद मुल्क था जो कर्जा, जिसके ऊपर नहीं था, कर्जा फ्री नेशन था। बिफोर नेटो बॉम्ब्स एंड टर्न्ड इनटू अ फेल्ड स्टेट। नेटो ने उसके ऊपर बॉम्बिंग की और उसको फेल्ड स्टेट बना दिया। तो ये अमेरिका ने और इजराइल ने दिया है अरब्स को और इस रीजन को। तो अब उनको फैसला करना है कि वो उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे या रशिया जो है वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। देखिए, रशिया, अभी जॉर्ज गैल्वे ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी। उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना एक एक्सटेंट से ज्यादा गजा के लिए क्यों नहीं जा सकते। जॉर्ज गैल्वे बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं बरतानिया के और मीडिया पर्सनालिटी भी हैं। उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं जा सकते कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका बरह रास्त झगड़ा है, बरह रास्त जंग हो जाएगी अमेरिका से। तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक अरब वर्ल्ड स्टांस नहीं ले लेती, तब तक अब देखिए ना, रशिया
कितनी बार कंडेम कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है इजरायली पॉलिसी को, सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है, जेनोसाइड, वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने एथनिक क्लींजिंग, ये सारे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, पूरी तरह से सख्त अल्फाज में कंडेम भी किया है। चाइना की भी यही पॉलिसी है, सीज फायर की दोनों मुल्कों ने बात की है, तो वो इससे ज्यादा और क्या करें। और जितनी अंदर खाते जो सपोर्ट है मिलिट्री वो भी दे रहे हैं वो, लेकिन जब तक ये आगे नहीं आएंगे चाइना और रशिया एक खास हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज ये इनके पास मौका है। आप देखना इधर से पुतिन का खत और उधर से चाइना का ग्लोबल टाइम लिख रहा है, चाइना एंड सऊदी ऑफिशियल्स वो डीपर बायलैटरल कोऑपरेशन, जॉइंट सपोर्ट फॉर मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी लेवरेज है अमेरिका के ऊपर। 71 में जब अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स करने वाला था तो उसको सऊदी अरेबिया ने सहारा दिया और आज तक वो सहारा कायम है। और आज भी अगर सऊदी अरेबिया वो अपना फैसला रिवर्स कर ले तो ये अमेरिकी एम्पायर जाना फारूक हो जाएगा। इतनी बड़ी लेवरेज है सऊदी अरेबिया के पास। और वो क्या है, सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, ये 70s के अंदर मुआहदा हुआ जो आज तक कायम है। तो सऊदी अरेबिया के पास इतनी बड़ी लेवरेज है। और अभी आप देखें ना, ये जो ग्लोबल टाइम हेडलाइन लगा रहा है कि सऊदी सपोर्ट कर रहा है फॉर मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी करेंसी भी दूसरी। तो चाइना जो है वो मजीद डॉलर में ट्रेड करने के लिए और ऑयल खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब चाइना की आप पॉलिसी देखें, चाइना ईरान से भी ऑयल खरीदता है, चाइना वेनेजुएला से भी ऑयल खरीदता है, चाइना सऊदी अरेबिया से भी खरीदता है, इराक से भी खरीदता है, यूएई से भी खरीदता है। वेनेजुएला और जो ईरान है और जो रशिया से बहुत बड़ी मकदार, उनसे क्यों खरीदता है? क्योंकि देखें ये तीनों मुल्क जो है, रशिया, ईरान और वेनेजुएला, ये अमेरिका से लड़ रहे हैं, वेस्ट से लड़ रहे हैं। तो अगर चाइना इनसे ऑयल लेना बंद कर दे तो इनकी इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी। तो अब देखें चाइना किस तरह से अपनी पॉलिसी, और यहां पर वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से। तो ये चाइना, देखें इस वक्त जो भी पॉलिसी है वो चाइना और रशिया की ज्वाइंट पॉलिसी है। तो ये चाइना और रशिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि दोस्ती से बढ़कर आगे एक अलायंस की बात है कि वो इस वक्त तो मुकम्मल अमेरिकी कैंप के अंदर है ना, तो वहां से निकलकर चाइना और रशिया उनको ऑफर कर रहा है। चाइना से पहले ये भी ऑफर कर चुका है, ईरान भी ऑफर कर चुका है सऊदी अरेबिया को कि हम भी आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। सो दे हैव टू डिसाइड। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी होगा वो सऊदी अरेबिया ने डिसाइड करना है। सऊदी अरेबिया जो पॉलिसी बनाएगा जाहिर है कि वही आगे बढ़ेगी, अरबों की तो वही पॉलिसी होगी। अच्छा जी, अब देखिए कि रशिया कंफर्म्स सर्कुलेटिंग ड्राफ्ट प्रपोजल एमेड एट प्रिवेंटिंग एक्टिवेशन ऑफ स्नैपबैक। तो रशिया ने उधर यूरोप सैंक्शन लगाने जा रहा है, तो रशिया कंफर्म कर रहा है कि वो इसका मुतबादल जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, इसका सामना कैसे करना है। तो रशिया इस तरह से ईरान के साथ खड़ा है। अच्छा जी, व्हाइट हाउस में मीटिंग, वहां पर उसकी खबर सामने आ रही है और पोस्ट गजा प्लान उसमें जनाब डिस्कस है। अब ये पोस्ट गजा प्लान क्या है, टॉनी ब्लेयर इसमें शरीक हो रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा में वो ओवरऑल तो खबर ये जी सीज फायर फलाना, टॉनी ब्लेयर शरीक हुए हैं। टॉनी ब्लेयर कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो इराक जंग में बुश के साथ गया। टॉनी ब्लेयर के हवाले से फाइनेंशियल टाइम ये रिपोर्ट छाप चुका है और बाकी सारा मीडिया, और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि टॉनी ब्लेयर जो जीएचएफ बनी है गजा में, जो रोज वो मार रही है, उसके पीछे इनका इंस्टीट्यूट भी है। और ये वो हैं जिन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं दुनिया में बहुत सारे बिलियनियर से कि अच्छा जी ये गजा में तुम्हें फ्रंट लाइन वाली ये हिस्सा तुम्हें देंगे, यहां पर तुम्हारा गोल्फ कोर्स बनेगा, यहां पर तुम्हारी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर तुम्हारा रेस्टोरेंट। तो पैसे पकड़े हुए दुनिया से। वो टॉनी ब्लेयर व्हाइट हाउस में मीटिंग में शरीक हो रहा है और जो कुछ गजा में पिछले कई महीनों से हो रहा है उसमें टॉनी ब्लेयर का इंस्टीट्यूट शामिल है, जिन्होंने बाकायदा नक्शे बनाए हुए हैं। जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं होती, उसके नक्शे होते हैं, ये प्लॉट है, ये प्लॉट, तो इनके पास बाकायदा नक्शे हैं गजा के, जिन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो वो बताने जा रहे हैं ट्रंप को। और ट्रंप टू होल्ड व्हाइट हाउस मीटिंग ऑन गाजा विद टॉनी ब्लेयर and Jared Kushner reportedly participating. Tony Blair and Jared Kushner will present to President Trump meeting ideas of post-war plan in Gaza. Post-war plan Gaza का क्या होगा, यानी जैसे ट्रंप ने कहा कि ये रावेरिया बनेगा, फलस्तीनी यहां से निकल जाएंगे। एक तो हो गया टॉनी ब्लेयर, दूसरा हो गया जेरेड कुशनर। वो कौन है? ट्रंप का दामाद, वो बंदा जो रियल, यानी जो वो बंदा जिसने आइडिया, ये सारा रियल स्टेट वाला जो आइडिया ना, जो ट्रंप ने कहा कि रावेरिया बनेगा, तो ये पीछे उसके कौन था? वो जेरेड कुशनर था। इसी ने कहा था कि रावेरिया बनेगा, तो वो जाहिर है कि ट्रंप ने प्रेजेंट किया। लेकिन पीछे बताने वाला ये बंदा जिसका फादर अभी फ्रांस में एम्बेसडर है और जिसने मैक्रोन के ऊपर इल्जाम लगाया, जिसको फ्रांस कह रहा है कि हम समन करेंगे, और इनका मजहब वही है जो इजरायली, यानी उनके मजहब, ठीक है ना। तो ये और टॉनी ब्लेयर ट्रंप को बताएंगे, और ट्रंप को बताएंगे जो ट्रंप ऑलरेडी इजराइल का इतना बड़ा सपोर्टर। तो ये है, और यानी ये है मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल, ये है फलस्तीनियों का मुस्तकबिल। तो उधर पुतिन ने ऑफर किया और चाइना ने ऑफर किया है, और अरब वर्ल्ड को जब स्टांस लेना है, वो बिल्कुल फलस्तीनियों को अब कोई रियासत, जो रियासत तो है नहीं, जो टेरिटरी है वो भी नहीं देने वाले, जहां पर वो बैठे हुए थे मुहाजिर बनकर, वो भी अब नहीं है, उनको यहां से निकलना होगा। और
वो रोजाना वहां पर फलस्तीनियों को मारते चले जा रहे हैं, इनको स्टांस लेना होगा। जो कुछ अभी तक हुआ है ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस खामोशी की। ये जो मर्जी कहते रहे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब इनको मजीद इकदाम उठा लेना चाहिए। और व्हाइट हाउस की जरा स्टेटमेंट देखिए। व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप ने अपने टीम मेंबर्स को बताया कि ही कैन नो लॉन्गर वॉच द इवेंट्स इन गाजा एंड दैट इज अ ट्रेजेडी। ट्रंप बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है मैं मजीद वो नहीं देख सकता। ट्रंप हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू एंड द वॉर इन गाजा। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं जो है जंग रोकना चाहता हूं। ठीक है, तो ये खबरें भी साथ साथ चलती रही। बाइडन को भी अच्छा नहीं लगता था गजा में जो कुछ हो रहा था। सो ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम के अंदर, उधर वेनेजुएला के बाहर वॉरशिप्स खड़े हैं और इधर ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ गजा में हो रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का साथ इस वक्त इजलास हो रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बिगेन्स डिस्कसिंग गाजा वॉर। अच्छा, अब अंदाजा करें किस कौम से पाला पड़ा है। ये अपनी एक कैप्टिव जो रिहा हुई है गजा से वो लेकर आए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो वहां पर बैठकर बता रही है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मुझे वहां पर मारा गया, मुझे वहां पर स्टार्व किया गया, और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने वहां आकर बताया। और यही कैप्टिव्स जो इजरायली मीडिया पर और गार्डियन को और इधर उधर इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि इनको वहां पर कुछ भी नहीं हुआ और बड़ा अच्छा इनका ख्याल रखा गया, और इनकी जान को जो खतरा था वो असल में इजरायली बॉम्बिंग से खतरा था। और जब ये रिलीज हुए हैं तो सब देख सकते थे कि कोई मसला ऐसा जाहिर है, तो वो प्रोपेगेंडा। तो उधर सिक्योरिटी काउंसिल बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ हमारे। और इजराइल में क्या हो रहा है, फॉर्मर कैप्टिव्स निकली हुई हैं और मेल और फीमेल, और वो जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। यानी ये इंटरनेशनल सतह पर प्रोपेगेंडा देखें और रियलिटी। सो खैर, अरबों को फैसला करना है। और वो इजराइल कभी यहां पर, अभी मैं आपको बताता हूं नेतन्याहू ने क्या बयान जारी किया। नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे बाइडेन ने कहा कि रफा के अंदर दाखिल मत होना, और मैंने उसको कहा कि हम ये जंग 3500 साल से लड़ रहे हैं और अब उसका फाइनल डिसाइडिंग टाइम आ गया, तो इसको हम जारी रखेंगे। क्या आपने सुना? 35 साल नहीं, 3500 साल, 3500 साल से हम ये बैटल लड़ रहे हैं। मुझे आप ये बता दें, अगर वो मौजूदा दुनिया को भी और इस मौजूदा सारे मामले को भी उस लेंस से देखते हैं, उस 3500 साल में जो कुछ हुआ और उस अंदाज में देखते हैं, उस अप्रोच के साथ देखते हैं, तो वो क्या मानेंगे इस इंटरनेशनल सिस्टम को? वो क्या मानेंगे इन अरब रियासतों की सुवरेनिटी को, इनके बॉर्डर्स को और यहां के लॉज को? वो क्या मानेंगे मुझे बताइए। और वो क्या राइट्स देंगे इनको? ना इनको टेक्नोलॉजी देंगे, ना इनको बराबरी देंगे, ना इनको सुवरेनिटी देंगे, ना इनको आजादी देंगे। मैडम आप अंदाजा करें ना, नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि 3500 साल। ओ भाई, कौन से 3500 साल? तो ये है उनका इंतहा पसंद आइडियोलॉजी, जिसके तहत वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और जो इनकी एक ऐनक है ना, उसको उठाकर फेंके और रियलिज्म की ऐनक ये मुल्क मिडिल ईस्ट के पहन लें और इजराइल का उसी अंदाज में मुकाबला करें जैसे वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आया हुआ और कहते हैं 3500 साल वाली बैटल जब हम लड़ रहे हैं, और फिर उसने कहा कि हम चेंज करेंगे द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। ओ भाई, फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट, इसका मतलब मसला हमास तो नहीं है। तो ये अपने आंख और कान जानबूझकर बंद करके बैठे हुए, नहीं नेतन्याहू तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं इजराइल तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, अब हैरिस ने क्या हेडलाइन लगाई है, कहता है नेतन्याहू सोल्ड ट्रंप अ क्विक प्लान फॉर विक्ट्री ओवर हमास ओनली टू कोलाइड विद रियलिटी। ट्रंप ने कोई नया प्लान नेतन्याहू को दिया और हैरिस कह रहा है कि वो रियलिटी से मेल नहीं खाता। सो फ्रांस ने कहा है कि इजरायली प्लान टू ऑक्यूपाई गाजा इज प्रोसीडिंग ऑन इट्स पाथ एंड इट विल नॉट इंश्योर इजराइल सिक्योरिटी इन एनी वे। ये जो कुछ इजराइल कर रहा है ये इसकी सिक्योरिटी को किसी सूरत यकीनी नहीं बनाएगा। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक अलग रिपोर्ट दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है 10,000 फलस्तीनी ट्रेन कर रहा है कौन? इजिप्ट। और यहां पर वो लाए जाएंगे और गजा में मिस्र, अरब और गल्फ रियासतें उनके वो यहां पर सिक्योरिटी संभालेंगी। तो ये वन ऑफ द नेतन्याहू एंड गेम है कि मैक्सिमम फलस्तीनियों को मार देना, फिर उनको कॉर्नर कर देना, एंड देन फिर यानी दो उसके प्लान है। हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अल जजीरा की ये रिपोर्ट थी, एस्टिमेट ही है ना, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो दो एंड गेम है, एक है कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेना, और एक ये है कि यहां पर जो वो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को मार रहे हैं, उसके बाद अरब्स के हवाले ये कर देना, ताकि देखेंगे हम तो सिर्फ हमास से लड़ रहे थे। तो ये वन ऑफ द एंड गेम यहां पर है। तो वहां से जनरल कह रहे हैं 10,000 को वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब जो उनका प्लान है डोमिनेशन का, तो वो पूरा करेंगे वो जिस भी अंदाज में पूरा करते हैं। तो इसका सामना सिर्फ ताकत ही से किया जा सकता है। और पोप डिमांड्स कलेक्टिव पनिशमेंट एंड इन गाजा एज 10 मोर डाई ऑफ हंगर। पोप ने कहा कलेक्टिव पनिशमेंट जब वो बंद होनी चाहिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गजा में जहरियत जो है वो बियॉन्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी आप पर हमला हुआ है तो आप उसके जवाब में उसके बराबर का हमला करते हैं, तो ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। सही है, तो अब ये वो इस बात को मान रहे हैं। उस वक्त कहते थे ना इजराइल को हक है वो हमला फलाना।
और हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स वो भी सामने आ रहे हैं, और वेनिस के अंदर फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। तो एक्टिविस्ट होप टू शिफ्ट वेनिस फिल्म फेस्टिवल फोकस ऑन टू क्राइसिस इन गाजा, कि उसका मेन फोकस है वो गाजा होना चाहिए। और इजरायली जेनोसाइड यूनाइट्स द वर्ल्ड्स पीपल, अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट इन पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहरहाल आया है। और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के अंदर प्रोटेस्ट होने हैं सैटरडे को, और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, और एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और हर सूरज वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। जो इटली उधर ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रिज के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, फिर वो अदालत में गए थे, वहां से इजाजत लेकर आए थे। और इस वक्त इजराइल में सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू का जो घर है यरूशलेम में, एक तरह से तो ये खुद भी सेटलर है, तो यरूशलेम में जिसका घर है वहां पर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए हैं और इसके घर को घेरे में लिया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी एम्बेसडर को निकाला और साथ कहा कि आईआरजीसी को वो टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। अब आईआरजीसी को इनसे मसला क्या है सबको, इजराइल को, अमेरिका को, इन सबको, क्योंकि आईआरजीसी जो है ना वो पसदाराने इनकलाब है, यानी उसको बनाया ही इस इनकलाब की प्रोटेक्शन के लिए गया, इसलिए ये डेमोनाइज करते रहते हैं आईआरजीसी को। तो उसका जवाब ईरान ने दिया, उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलियन आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे, सेम मर्तबा फिर उसको भी हम देंगे। तो ये, और ईरानियन मीडिया लिख रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस पेनिट्रेटेड इजराइल्स मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग 12 डे एग्रेशन। तो देखिए ईरान ने बहुत बड़ा मुजाहरा करके दिखाया कि इजराइल का कैसे सामना किया जा सकता है, उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है, वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। तो उसका 12 दिनों में उन्होंने फेंटी लगा दी है और इजराइल भागा है सीजफायर के लिए। तो अरब भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो ये कोई इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, इसकी हैबत बहुत हद तक ईरान ने तोड़ी है। तो क्या हालत थी उस 12 दिनों में, 44,000 बिल्डिंग्स ईरान ने तबाह की हैं इजराइल में, 44,000 बिल्डिंग्स। तो ये अगर 12 दिन 20 दिन और जंग जाए और अगर अमेरिका इंटरवीन ना करता तो ये कोई ऐसा ताकतवर मुल्क नहीं है। तो अगर ये थोड़ी सी हिम्मत करें। अब लेबनान में बतदरीज सूरत हाल खराब है, बतदरीज खराब है, और वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है एक खौफनाक क्राइसिस का। हिजबुल्लाह एक्यूज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ड्रैगिंग लेबनान इनटू अ सिविल वॉर, हिजबुल्लाह ये कह रही है। तो आपके पास वहां पर क्या सोल्यूशन है, सीरिया में आपके पास क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। हिजबुल्लाह वार्न्स अगेंस्ट इन्वॉल्विंग द लेबनीज आर्मी इन इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन टू विड्रॉ वेपन्स, यानी कि वो लेबनीज आर्मी के जिम्मे ये काम लगाने जा रहे हैं। 31 को वो प्रपोजल देंगे कि लेबनीज आर्मी जाकर असलिया इनसे कब्जे में लेगी। तो लेबनीज आर्मी अगर वो कह रहे हैं कि आएगी तो फिर आगे से हम जवाब देंगे और ये सिविल वॉर होगी। तो अब आप देखिए कि अमेरिका जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है जो नेतन्याहू की पॉलिसी है, चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। नेतन्याहू ओपनली डिक्लेयर्स। तो अमेरिका क्या कर रहा है लेबनान में, शाम में, हर जगह पर वो यही तो कर रहा है। यूएस एफर्ट्स आर पार्ट ऑफ द वॉर एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेडिएशन। कोई सालसी नहीं वो कर रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू ही की पॉलिसी है उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बाल इन द लेबनान गवर्नमेंट कोर्ट में है, वो जो भी फैसला करते हैं अगर वो लेबनीज आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे तो हिजबुल्लाह ने कहा दे आर स्टार्टिंग अ सिविल वॉर, उसकी तरफ मामले को धकेल रहे हैं। सीरिया में हमला हुआ, 6 शामी फौजी मारे गए, 6 शामी फौजी मारे। शाम का क्या कसूर है? और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इजराइल जो है वो इस बात के ऊपर कंसिडर कर रहा है कि जो शिबा फार्म है वो सीरिया के हवाले कर दे, और इसके बदले में सीरिया जो है वो गोलान हाइट्स के ऊपर जो अपनी सोवरेनिटी है वो उससे दस्तबरदार हो जाएगा। यानी शिबा फार्म जो लेबनान का इलाका है और इजराइल ने कब्जे में लिया हुआ, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो शाम को दे, तो वो शाम को देकर और शाम गोलान हाइट्स से शाम नहीं जुलानी गोलान हाइट्स से दस्तबरदार हो जाएगा। यानी आप जरा अंदाजा करें इनके खेल, एक हंसता बसता सीरिया, उसको जंगी में धकेला, फिर अपना बंदा वहां पर लेकर आए, अब उस बंदे से गोलान हाइट्स को दस्तबरदार करवा रहे हैं और लेबनान का इलाका शाम को दे रहे हैं, ताकि लेबनान और शाम की मुस्तकिल जंग, यानी एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाए जो हाल ही ना हो। और उनके पास कोई इख्तियार नहीं है ये उनको देने का। और जुलानी क्या गोलान हाइट्स को दस्तबरदार हो जाएगा तो शाम के लोग मान लेंगे। तो बहरहाल ये उनके गहरे प्लान। और वो तो कहते हैं हम 3500 साल जंग लड़ रहे हैं, तो वो तो इसी अंदाज में फिर देखते हैं। तो वैसे भी अमेरिका ने लेबनान को थ्रेट किया था कि हम ग्रेटर सीरिया बना देंगे, लेबनान भी सीरिया में शामिल कर देंगे। सो ये इस वक्त की नाज़रीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।